तो एक नए संवत की शुरुआत होने वाली है और इस नए संवत की शुरुआत के साथ उम्मीद की शुरुआत हो रही है कि भारतीय बाजारों में शायद जो पिछली संवत थी वो थोड़ी हल्की रही, लेकिन अगली संवत में एक बढ़िया तेज़ी आएगी। जिस तरह की तेज़ी हमने सोने चांदी में देखी, उस तरह की तेज़ी शायद भारतीय बाजारों के अंदर भी आते हुए दिखाई पड़ेगी। लेकिन करना क्या है इस बाजार में, क्या स्थितियां हैं, कैसा रहेगा अगला संवत, इन सब पे ज़रा बातचीत कर लेते हैं। और आज हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ नीलेश शाह सर मौजूद हैं, जो कि एमडी एंड सीईओ हैं एनविजन कैपिटल के। नीलेश सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। एक तो बड़े लंबे अंतराल के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और बहुत बहुत शुक्रिया आज के दिन, खास दिन हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। उम्मीद है आप सही होंगे, आपका परिवार सही होगा, सब खुशनुमा माहौल होगा। इसी उम्मीद के साथ पहले तो सर मार्केट्स पे एक व्यू आपका चाहूँगा कि भारतीय बाजारों ने पिछले एक साल में कुछ दिया नहीं, लेकिन बहुत कुछ लिया भी नहीं। ये खड़ा तो वही रहा, लेकिन सरक सरक के स्टॉक नीचे से साफ कर दिए। जो एक्चुअल टाइम बेस्ड करेक्शन होता है, जो पेशेंस सबसे ज़्यादा लेता है, उसका बेस्ट एग्जाम्पल हमने पिछले एक साल में देख लिया। और ये शायद 2020 के इन्वेस्टर्स के लिए पहली बार ऐसा था कि उन्होंने टाइम बेस्ड करेक्शन देखा है। कैसे देख रहे हो आप मार्केट को? लग रहा है कि हाँ, हो गया पनिशमेंट पूरा, अब यहाँ से पनिशमेंट एटलीस्ट आगे नहीं बढ़ेगा? धन्यवाद, और आपकी सारी शुभेच्छा के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको, आपके परिवार को और सारे आपके व्यूअर्स को भी दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। और हमारी यही इच्छा रहेगी कि अगला साल बहुत ही बढ़िया जाए सबके लिए। तो पहली बात, अगर बाजार की बात करें तो ये एक बहुत नॉर्मल कोर्स रहता है। कहीं कोई भी जो बड़ी बुल मार्केट होती है, 3 साल की, 5 साल की, उसमें ये ऐसे दौर आते रहते हैं जहाँ पे 1 डेढ़ साल का एक बहुत ही बढ़िया तेजी का माहौल रहता है, और फिर एक एक डेढ़ साल का जो एक कह सकते हैं एक विराम का एक समय रहता है। यही एक स्पोर्ट्समैन की तरह रहता है, एक एथलीट की तरह रहता है, जो बहुत भागते हैं, फिर उन्होंने कुछ कुछ रेस्ट का एक पीरियड होता है। मेरा ऐसा मानना है कि जो पिछला एक साल है वो हमें एक जो 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 एक कंसोलिडेशन फेज, या जो एक विराम का एक जो समय था, हमें यही 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 पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। और ये एक नेक्स्ट जो अभी वापस जो एक बुल मार्केट का एक जो नेक्स्ट दौर जो शुरू होगा, उसके पहले की ये तैयारी सी समझो। तो एक फाउंडेशन सा लग रहा है। पिछले एक साल से मार्केट एक कंसोलिडेशन और एक फाउंडेशन फेज में है। जो एक नेक्स्ट जो अपमूव आने वाला है पिछले 1-2 सालों के लिए, उसकी उसकी एक बहुत जोर से एक तैयारी या एक बहुत मजबूत तैयारी के तौर में मैं इसे देखना चाहता हूँ। तो नीलेश सर, हमने उम्मीद लगा रखी थी पिछले एक साल में कि बाजार में शायद ये जो इश्यूज हैं ये कुछ हद तक वॉर से रिलेटेड रहेंगे या कुछ हद तक किसी और आउटर एक्टिविटी से रहेंगे, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस आ गए ट्रम्प साहब। और जिनसे उम्मीद भी नहीं थी कि ये इतना अगेंस्ट जाएंगे, उन्होंने इतना कुछ कर डाला जो मतलब किसी के भी ख्वाबों ख्यालों में नहीं था। टैरिफ को लेकर, हर चीज़ को लेकर उन्होंने इशू किया और हर हर रोज़ एक नया बयान आता है। मतलब ऐसे भी बाजार में बातें चलती हैं कि जिस तरफ से, जिस बेड के साइड से ट्रम्प साहब उतरेंगे, वो साइड डिसाइड करेगा कि वो बाजार तेजी आज रहेगी कि मंदी रहेगा। आप कैसे देख रहे हो? मतलब इतनी अनप्रडिक्टेबल सिचुएशन के बीच में एक आम आदमी करे तो क्या करे? शॉर्ट टर्म में इस तरह की अनसर्टेनिटीज आती रहेगी। जो एक हम कहते हैं कि एक जो क्रिकेट की भाषा में एक यॉर्कर गेंद जो आती है, उसी की तरह मार्केट में कुछ न कुछ ऐसी सिचुएशंस या सर्कमस्टेंसेस पैदा होते हैं जो एक बहुत बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उसको एंटिसिपेट करना। इसीलिए जो कहते हैं कि शॉर्ट टर्म में मार्केट को एंटिसिपेट करना बहुत मुश्किल है। खास और उसीलिए जो जिनका शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव है उन्हें तो ऑफ कोर्स स्टॉप लॉस वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए, वरना जो एक एक आम इन्वेस्टर है उनको एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ही रखना होगा, कि अगले 3 साल, अगले 5 साल का एक पर्सपेक्टिव रखना होगा। और वही इन्वेस्टर की जीत होती है फाइनली, जिनका पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म है, जो जिनका पर्सपेक्टिव टाइम इन द मार्केट का है और मार्केट टाइमिंग का नहीं है। अल्टीमेटली वही सिकंदर होके बाहर निकलते हैं। तो तो ये मार्केट में इंडिया एक बहुत बड़ी लॉन्ग टर्म अपट्रेंड में है। हमारी इकोनॉमी बहुत मजबूत है, पोटेंशियल जबरदस्त है, बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं कि ग्रोथ की रफ्तार
को बरकरार रखा जाए, ग्रोथ की रफ्तार को और तेज किया जाए। ये सारे प्रयास हमारे सरकार पॉलिसी मेकर से भी है। तो ऐसे एनवायरनमेंट में इन्वेस्टर का लक्ष्य सिर्फ लॉन्ग टर्म होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन निगाहें और लक्ष्य पूरी लॉन्ग टर्म पे रहनी चाहिए। तो अब एक बात बताओ नीलेश सर, लॉन्ग टर्म के लिए हमने बहुत सारे शेयर लिए जिसमें एक से एक क्वालिटी नाम लिए, मार्की कंपनीज ली, लेकिन लॉन्ग टर्म बाद भी 3 साल बाद 5 साल बाद वो वहीं के वहीं खड़े हुए हैं, क्योंकि अब चैलेंज आ रहा है कि उनमें ग्रोथ नहीं है, उनमें वैल्यू का लेकर इशू आ रहा है। सो इसको आप कैसे रीड कर रहे हो? अ, अगर अगर जो लार्ज कैप शेयर्स हैं उनमें डेफिनेटली पिछले 5 साल में, 3 साल या 5 साल में ग्रोथ एक्सपेक्टेशन के मुकाबले काफी कम आई है, क्योंकि उनकी साइज बहुत बड़ी हो चुकी है। और जो कई तरह के जो एक रिफॉर्म्स शुरू हुए, जो इंटरेस्ट रेट कम आए, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन हुआ, उससे जो छोटी कंपनीज हैं या जो नंबर 2 नंबर 3 प्लेयर है या नंबर 5 प्लेयर है, उनके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड सा क्रिएट किया गया, जिससे उनकी ग्रोथ की रफ्तार बहुत ज़्यादा अच्छी रही बड़ी कंपनियों के मुकाबले में। तो ये भी रहता रहता है कि जहाँ हर 3 साल 5 साल 10 साल के बाद एक सेक्टर रोटेशन भी होता है, लीडरशिप रोटेशन भी होता है। तो इसीलिए मतलब कि इन्वेस्टर को आइडेंटिफाई भी करते रहना चाहिए कि कौन से इमर्जिंग सेक्टर्स है, उसमें कौन से अच्छे प्लेयर्स हैं, और पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा ऐसी कंपनीज पे भी एलोकेशन होना चाहिए, ताकि ग्रोथ भी ज्यादा मिले और रिटर्न्स भी ज्यादा मिले। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, डायनामिक प्रोसेस है, जिसके ऊपर भी इन्वेस्टर की हमेशा एक कोशिश रहनी चाहिए। तो नीलेश सर, एक डिबेट उठी थी ग्रोथ वर्सेस वैल्यू को लेकर, कि वैल्यू वाले स्टॉक जो हैं वो अभी शांत बैठे हुए हैं, उनमें वैल्यू है लेकिन ग्रोथ मिसिंग है, और जहां ग्रोथ है वो इतने महंगे हैं कि उनमें हाथ लगाने की हिम्मत नहीं हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी हॉस्पिटल उठा लेते हैं जहां पे ग्रोथ आ रही है लेकिन वहां पे वैल्यूएशन 100 के ऊपर है, और कोई भी आईटी कंपनी उठा लो जहां ग्रोथ नहीं है लेकिन वहां डीप वैल्यू है। सो इसका जो ब्लेंड है, ये जो टाइट रोप है ग्रोथ वर्सेस वैल्यू की, इस पर चला कैसे जाए? मेरा झुकाव जो है वो हमेशा ग्रोथ की ओर रहेगा। क्योंकि इंडिया एक ग्रोथ इकोनॉमी है, ग्रोथ मार्केट है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास तो ऑफ कोर्स लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर डोमेस्टिक मार्केट में ही इन्वेस्टेड रहते हैं। बट जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया में क्यों आएंगे, इंडिया इंडिया में निवेश क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ है, यहाँ पे क्वालिटी है, और उन्हें इंडिया की ओवरऑल मार्केट सिस्टम और रेगुलेटरी एनवायरनमेंट पे 100% भरोसा है, इसीलिए आ। तो तो जो उसमें मुख्य कारण ये है कि सुपीरियर ग्रोथ के लिए आते हैं। तो मेरे हिसाब से इन्वेस्टर्स को भी इक्विटी मार्केट्स में ग्रोथ के हिसाब से ही आना चाहिए, और जो सेक्टर्स का ग्रोथ ज्यादा होता है उसी पे फोकस करना चाहिए। वैल्यू में आपको शायद वो ट्रेडिंग करना पड़ेगा कि 8 पी का 10 पी हो गया तब बेचो, वरना। और जो ग्रोथ होता है उसमें कभी भी वैल्यूएशन का प्रॉब्लम नहीं आता है, उसमें प्रॉब्लम आता है कि अगर ग्रोथ कंपनी ग्रोथ डिलीवर नहीं करती है, वहां पे प्रॉब्लम आता है। जब तक ग्रोथ बरकरार है वहां वो सिनेरियो में जहां ग्रोथ बरकरार है वहां पे वैल्यूएशन का जनरली प्रॉब्लम नहीं आता है। प्रॉब्लम कब शुरू होती है? जब ग्रोथ डिलीवर करना बंद हो जाता है या कम ग्रोथ आना आना शुरू होता है, प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। तो अब नीलेश सर, इसको मैं और फर्दर डाइसेक्ट करता हूँ। ग्रोथ आप पसंद करते हो, लेकिन ग्रोथ एट एनी प्राइस, ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस, या ग्रोथ एट व्हाट प्राइस? तो ये आप बताओ कि कहाँ पर ग्रोथ है, तो लेकिन हम कहाँ तक ग्रोथ को बाय करते चले जाएंगे? आइडियली आइडियली ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस होना चाहिए, आइडियली। और उसके लिए निवेशक को ये तैयारी रहनी चाहिए कि वो खुद होमवर्क करे, और जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है उनको अर्ली ऑन आइडेंटिफाई करे। अर्ली ऑन आइडेंटिफाई जब इन्वेस्टर करता है तो तब उसको ग्रोथ रीजनेबल प्राइस पे मिलता है। मतलब कि समझो कि जितने भी डिजिटल स्टॉक्स हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, 2-3 साल पहले उनके जो दाम थे स्टॉक प्राइजेस के, वो काफी रीजनेबल थे, क्योंकि वहां पे जिसने अगर होमवर्क किया तो वो आइडेंटिफाई कर सकते थे इनको एट अर्ली स्टेज पे। सिमिलरली यही सिचुएशन है हॉस्पिटल्स की। लेकिन जब ये आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस शुरू होता है तब वो बेसिकली रीजनेबल प्राइस से प्रीमियम प्राइसिंग पे आता है।
प्रीमियम प्राइसिंग भी प्रॉब्लम नहीं है जहां तक ग्रोथ सस्टेन होता है। तो उसके बाद फोकस रहना चाहिए कि ये ग्रोथ और कितने साल तक रहेगा। अगर एक्सपेक्टेशन ये है कि ये हाई ग्रोथ है, वो चाहे ग्रोथ रेट 20% हो, 25% हो, 30% हो, ये और 5 साल भी चला तो भी शायद एक इन्वेस्टर को रीजनेबल रिटर्न मिल सकता है। प्रॉब्लम कहाँ होती है? जब आप ये आइडेंटिफिकेशन की जर्नी में आप 5 साल लेट होते हो, 7 साल लेट होते हो, तब फिर वो हो जाता है ग्रोथ एट एनी प्राइस। खतरा वहां पे सबसे ज्यादा रहता है। तो नीलेश सर, एक सरप्राइज जो इस पूरी संवत में आया था वो तो ट्रम्प साहब थे। दूसरा सरप्राइज जो इस संवत में आया वो था गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस। किसी को अनुमान नहीं था कि ये इस तरह की तेजी दिखाएगा। चलो, एक तरफ तो गोल्ड ने अनसर्टेनिटी को स्मेल किया, रीड किया, दूसरी तरफ सिल्वर ने उसके गैप को रीड किया। लेकिन एक ऐसा लेवल आ गया कि अब दोनों में ही फोमो आ चुका है और दोनों ही जबरदस्त तेजी में आ चुके हैं। आप इस तेजी में किस साइड पे खड़े हो? यू आर स्टिल अ बुल? आपको लगता है रीजनेबल है? आपको लगता है कि ओवर प्राइस्ड है? आप किस साइड पे जा रहे हो? गोल्ड और सिल्वर तो श्योरली वो मतलब ओवर प्राइस्ड है। ओवर प्राइस्ड क्यों है? क्योंकि उनकी फेयर वैल्यू किसी को नहीं पता है। राइट? आप मतलब समझो कि गोल्ड का कोई दाम भी लगाता है कि इसका दाम $4,000 होना चाहिए, $5,000 होना चाहिए, या 2 लाख होना चाहिए। बेसिस क्या है? राइट? गोल्ड की कोई अर्निंग नहीं है, कोई डिविडेंड नहीं आती है, तो क्या बेसिस है? गोल्ड कोई आपको कैश फ्लो देते नहीं है। ये एक बेसिकली एक एसेट क्लास है जिनको एक एसेट क्लास की तरह ही देखना चाहिए। लेकिन जिस हिसाब से वृद्धि हुई है पिछले 1 साल में, वो वृद्धि को देखते हुए मेरा ऐसा मानना है कि ये जो गोल्ड और सिल्वर की तेजी है वो बहुत एडवांस स्टेज पे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये पीक स्टेज है, बट श्योरली एक काफ़ी एडवांस्ड स्टेज पे है। इन्वेस्टर्स को याद रखना चाहिए कि जो 1970s और अर्ली 80s में भी यही सिचुएशन होता, जब गोल्ड का भाव काफ़ी बढ़ा था और उसके बाद अगले 20 साल तक शायद वो भाव नहीं आया डॉलर टर्म्स में। तो हमें ये जरूर याद रखना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम देखा जाए कि कोविड के बाद गोल्ड में तेजी आई थी और वो गोल्ड की तेजी हुई और उसके बाद 2 या 3 साल तक अप्रोक्सीमेटली गोल्ड का प्राइस कहीं नहीं गया, काफी लंबे कंसोलिडेशन में गया, और उसके बाद गोल्ड का भाव 50-60% बढ़ा है। तो हमें ये सारी चीजें पर्सपेक्टिव में याद रखनी चाहिए। निफ्टी भी ऐसे ही तौर में गया, और अगर हम देखा जाए तो 2022 का जो साल था, तभी भी निफ्टी का टॉप एक बना था और फिर उसका अर्ली 23 में लो बना था। वहां से निफ्टी जो आई थिंक वो 18,000, 15,000, 18,000 का जो निफ्टी था, वहां से निफ्टी आज 25,000, 27,000 तक पहुंचा हुआ है। तो ये एक फेजेस हैं जहाँ हर एसेट क्लास के एक फेज में आता है जहाँ तेजी और मंदी दोनों मतलब एक फेजेस में आते हैं। तो यही गोल्ड और सिल्वर के साथ भी हो रहा है। तो नीलेश सर, ये घर में कन्विंस कर पा रहे हो आप कि तुम्हारा पोर्टफोलियो क्या चला, मेरा पोर्टफोलियो देखो, एक तरफा खाली गोल्ड ही गोल्ड में तेजी आई है? तो आम देखिए आदमी को आप कैसे कन्विंस करोगे ये बात? क्योंकि लोगों का मिथ ये है कि गोल्ड तो कभी नीचे आता ही नहीं है, वो तो सिर्फ बाय है। इसको कैसे कन्विंस करोगे? देखिए, जो घर की बात है वो तो वन साइडेड बात है, वन साइडेड हाँ, गेम। वहां पे आपकी कभी जीत नहीं हो सकती है। वहां पे तो हार ही होती है, चाहे तेजी हो मंदी हो, शेयर्स में एग्री तेजी एग्री सर, हो, एग्री। आपकी हार ही होती है। तो वहां पे तो हम पहले ही हाथ खड़े कर देते, हथियार रख देते हैं। ठीक है। बट बाकी तो जो जो है, मेरा ऐसा मानना है कि अभी भी गोल्ड को एक एसेट एलोकेशन की तरह ही देखना चाहिए। वो ये है कि अभी वो आप एसेट एलोकेशन में गोल्ड को 10% देते हैं, 20% देते हैं। वो एक इंडिविजुअल तौर पे आपकी क्या रिस्क रिटर्न ऑब्जेक्टिव्स है उसके ऊपर ही पूरा निर्भर कर सकता है। वो एक जनरलाइजेशन नहीं हो सकता है। और यही भी होती है कि आपको इसमें आपका फोकस क्या है। समझो कि जो इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए हमेशा इक्विटीज का ही फोकस रहेगा, क्योंकि वही चीज में उनकी समझ रिलेटिवली ज्यादा है। और जो गोल्ड के जो व्यापारी है, गोल्ड के ट्रेडर है, या जो गोल्ड के कन्वेंशनल इन्वेस्टर्स है, उनका फोकस गोल्ड या सिल्वर या प्रेशियस मेटल्स पे ही रहेगा। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही इंडिविजुअल डिसीजन है जहां पे आपकी कैपेबिलिटीज, आपकी एप्टीट्यूड और आपकी रिक्वायरमेंट्स और रिस्क रिटर्न ऑब्जेक्टिव पे पूरा निर्भर करता है। तो नीलेश सर, क्योंकि एक और ऐसा हिस्सा था जहां पर बहुत ज़्यादा इस समय चर्चा करना ज़रूरी है, वो है आईपीओ मार्केट। मतलब हमने हिस्ट्री में देखा है कि बड़े आईपीओ आते हैं, बाजार का टॉप बन जाता है। इस बार बड़े आईपीओ आए और आईपीओ का ही टॉप बना दिया उन्होंने। 50% का गेन एक आईपीओ एक ही दिन में लिस्टिंग में ला के देता है। तो एक तरफ वो इन्वेस्टर है जो कई सालों से आराम से
आपने वो फेविकॉल का ऐड देखा होगा ना, जिसमें वो मछली पकड़ रहा है कई समय से, एक और इंसान आता है, वो 4 बूंद लगाता है और 4 मछली पकड़ के ले जाता है। सो ये ऐसी कुछ सिचुएशन बन रही है कि आप कैसे कन्विंस करोगे उस आदमी को जिसने एक ही आईपीओ में पैसा डाला, एचएनआई कैटेगरी लग गई और उसको 50% गेन हो गया। ये आईपीओ मार्केट में चल क्या रहा है एक्चुअल में? देखिए, आईपीओ मार्केट में भी ये हो रहा है कि काफी सिलेक्टिवली जो आप जो कह रहे हैं वो बहुत ही सिलेक्टिव बेसिस पे हो रहा है। मतलब आईपीओ तो बहुत निकल रहे हैं, लेकिन जो वही होता है कि जो एक दो तीन आईपीओ जो एक जिनका प्रदर्शन अच्छा रहता है आईपीओ के बाद लिस्टिंग पे, उन्हीं की ज्यादा चर्चा होती है, और जो आईपीओ में अप्रिसिएशन नहीं मिलता है उनकी कोई चर्चा नहीं करता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हर एक आईपीओ सक्सेसफुल नहीं होता है। आईपीओ में भी हमें एक बॉटम अप अप्रोच अपनाना पड़ता है, जहाँ पे हर एक आईपीओ को आपको एक अच्छी तरह इवैल्यूएट करके ही उसमें निवेश करने का निर्णय करना चाहिए। और ज्यादातर आईपीओ जो होते हैं जो लिस्टिंग के बाद अगले 4 क्वार्टर, 6 क्वार्टर या 1 या 1.5 साल में, उनमें कई सिचुएशंस ऐसे भी आते हैं जहाँ पे कंपनी का परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस के मुकाबले नहीं होता है, और जहाँ पे उनके स्टॉक प्राइसेस में बहुत ही जबरदस्त गिरावट भी आती है। और वहीं पे इन्वेस्टर को होमवर्क करके तैयारी रखनी चाहिए, एनालिसिस करके तैयारी करनी चाहिए कि हमें कौन सी कंपनी अच्छी है और कहाँ परफॉर्मेंस शॉर्ट टर्म के बेसिस पे थोड़ा वीक है, लेकिन ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है मीडियम टू लॉन्ग टर्म के होराइजन के हिसाब से। तो मेरा ऐसा मानना है कि आईपीओ में भी बहुत सिलेक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए, और ध्यान रखना चाहिए कि आईपीओ में या तो आप वैल्यूएशन के तौर पे ओवर पे नहीं करते हो, या जो आईपीओ की कंपनी है उसने पिछले 1 साल 1.5 साल में परफॉर्मेंस उनका जो है वो मतलब सस्टेनेबल परफॉर्मेंस है। ये दो की डिसीशंस ध्यान में रखने चाहिए, उसके बाद ही डिसीजन लेना चाहिए कि कोई भी आईपीओ में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सर, जो भी नए निवेशक हैं, आमतौर पे वो एक बढ़िया सब्सक्रिप्शन का नंबर देख लेते हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं और पैसा डाल देते हैं। वो आगे कुछ सोचते ही नहीं है इसके। और कई कंपनियां हमने देखी हैं जो नॉन लिस्टेड स्पेस में अच्छे दाम पर थी, लेकिन एक्चुअल मार्केट में आते आते वो डिस्काउंट पर आती हैं। तो ये बेंचमार्क जो रखकर लोग पैसा डाले जा रहे हैं, ये सोच के कि यहाँ तो पैसा बनेगा ही बनेगा, ये मिथ कितनी सही है? यही गोल्ड की तरह मिथ है कि जैसे वो नीचे नहीं आएगा वैसे हर आईपीओ पैसा बना के देगा। तो ये मिथ, क्योंकि आपने डिकेड्स देखे हैं जबकि लोगों के कई आईपीओ आज तक उस इशू प्राइस तक नहीं पहुंचे, इनफैक्ट फैंसी आईपीओ नहीं पहुंचे। सो क्या किया जाए यहां पर? इसीलिए मतलब मतलब मैं अभी भी यही कह रहा हूं कि अगर आईपीओ में पार्टिसिपेट करना है तो इंडिविजुअल कंपनी के फंडामेंटल्स देखने चाहिए, और वो फंडामेंटल्स के मुकाबले उनका जो आईपीओ प्राइस है या वैल्यूएशन, वो एक इक्वेशन बैठना चाहिए, तो ही पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये जो आपने और जो पैरामीटर्स बताए जैसे कि ग्रे मार्केट प्रीमियम या ओवर सब्सक्रिप्शन, इनके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। ग्रे मार्केट प्रीमियम पे तो बिल्कुल ही फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हो सकता है कि ये मैनिपुलेटेड भी हो। ओवर सब्सक्रिप्शन का नंबर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप एक डिसीजन ले सकते हो कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है आईपीओ में, ताकि आपको एंड एलोकेशन कितना मिले, उसके लिए ही ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मेरे हिसाब से ये जो ग्रे मार्केट प्रीमियम या टाइम्स ओवर सब्सक्राइब, ये सारे पैरामीटर्स पे फोकस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक और चीज सर, मिड कैप स्मॉल कैप साइजेबल करेक्ट भी हुए हैं केस टू केस बेसिस पे, और साइजेबल एक जगह पे खड़े भी रहे हैं। अर्निंग्स को देखते हुए आपको लगता है कि यहाँ पे फ्रॉथ निकल गया है, या कुछ बाकी है, या अभी भी बहुत है? सो यहाँ आप कैसे इवेलुएट कर रहे हो? जनरलाइजेशन अगेन एक थोड़ा रिस्की सा हो जाता है, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप है वो बड़ा सेगमेंट है। मतलब लार्ज कैप तो क्या है, टॉप 100 कंपनीज है, उसमें जनरलाइजेशन फिर भी कर सकते हैं, लेकिन जो मिड कैप है वो अगले 200-300 कंपनी है, जो स्मॉल कैप है वो और 500-700 कंपनी है। तो ये जो मिड कैप, और उसके बाद तो सारी माइक्रो कैप्स है कि या मिनी कैप्स कह सकते हैं उनको। तो जो मिड कैप स्मॉल कैप का सेगमेंट है वो तकरीबन 700-800 कंपनी के बरोबर समझ सकते हैं हम। तो 700-800 कंपनी का जनरलाइजेशन बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन इन्वेस्टर का यही फोकस करना चाहिए कि ये 700-800 कंपनी में से ऐसी कौन सी 20-30-40 कंपनीज है। वो तो हर एक पे इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, लेकिन हम जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स जो करते हैं वो यही हमारी कोशिश रहती है कि कौन सी ऐसी 20-30-40 कंपनीज है जिनका परफॉर्मेंस, जो कंपनीज अच्छी है, बैलेंस शीट अच्छी है, मैनेजमेंट क्वालिटी अच्छी है, और इनका परफॉर्मेंस सस्टेनेबल है। यहीं पे
ध्यान केंद्रित करना चाहिए, रिसर्च का प्रोसेस इसी पे फोकस करना चाहिए। और अगर जो आपके रिसर्च प्रोसेस से ये जितनी भी कंपनीज इसमें से पास होके निकलती है वही पोर्टफोलियो में आनी चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि मिड कैप और स्मॉल कैप क्षेत्र जो है उस उसमें ग्रोथ रिलेटिवली ज़्यादा अच्छा है लार्ज कैप कंपनीज के मुकाबले में। लार्ज कैप कंपनीज का ग्रोथ रेट ऑन एन एवरेज 8 to 10% है, उसके सामने मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज का ग्रोथ उससे रिलेटिवली ज़्यादा हायर है, क्योंकि उनका बेस कम है, इंटरेस्ट कॉस्ट कम आ गए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम आया है, और उनको टेक्नोलॉजी की वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी एफिशिएंसी, उनकी मार्केट रीच काफ़ी मात्रा में बढ़ी है, जिससे जो उनके अर्निंग्स के ग्रोथ में कन्वर्ट हो रही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इंडिया जो एक ग्रोथ इकोनॉमी है अगले 5 10 15 साल के लिए, तो उसी में चुनिंदे मिड या स्मॉल कैप सेक्टर्स और मिड और स्मॉल कैप शेयर्स पे ही इन्वेस्टर का फोकस रिलेटिवली ज़्यादा होना चाहिए। तो अभी के केस में नीलेश सर, क्या वैल्यू बाइंग का समय दिख रहा है आपको आईटी में? क्योंकि ये एक सेक्टर ऐसा है जो बहुत बड़ा भी है और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड भी है, चाहे टैरिफ से रिलेटेड हो, एआई से रिलेटेड हो, खुद के डिसरप्शन हो, ग्रोथ को लेकर हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। और दूसरी तरफ आता है कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी, जो इंडिया में बहुत स्ट्रांगली प्ले करके गई है। ऑटो हुआ, एफएमसीजी हुआ, हॉस्पिटल हुआ, इटर्नल जैसी कंपनी हुई। तो यहाँ पर आप कैसे मिक्स ब्लेंड निकाला जाए कि क्या फोकस डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी पे ही वापस कर लें पूरा, या कॉन्ट्राबेट आईटी में जाया जा सकता है, या फार्मा फॉर द सेक? अगर आपका लक्ष्य है कि हमें निफ्टी के इन लाइन विद निफ्टी रिटर्न्स अगर चाहिए, जो मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेशन ब्रॉड रेंज ऑफ 10 to 12% की ही रखनी चाहिए जो निफ्टी का, और वही शायद पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड भी होगा, तकरीबन 12% का। तो उसमें निफ्टी आईटी वो एक लक्ष्य को अचीव करने में एक भूमिका अदा कर सकती है, क्योंकि स्टॉक प्राइसेस काफ़ी डाउन है, काफी पेसिमिज्म बिल्ट इन है। लेकिन इसके बियॉन्ड कुछ और ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पिछले 10 साल में भी अगर हम देखें तो जो बड़ी आईटी कंपनीज है उनकी उनकी ग्रोथ भी 10 15% के रेंज में ही रही है, वो भी रुपी टर्म्स में। डॉलर टर्म्स में तो और भी कम है, रुपी टर्म्स में 10 to 15% का ग्रोथ है। तो वही मेरे हिसाब से वही एक टारगेट होना चाहिए। जो हमारा ऐसा मानना है कि इंडिया जो है वो एक डोमेस्टिक ड्रिवन इकोनॉमी है, और डोमेस्टिक ड्रिवन इकोनॉमी में एक कंजम्पशन लेड इकोनॉमी है। इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी और अट्रैक्टिव कंज्यूमर मार्केट उभर के आ रही है कुछ अगले सालों में। तो उसमें जो कंज्यूमर फेसिंग बिजनेसेस है वो रिलेटिवली ज़्यादा अट्रैक्टिव, और उसमें खास करके जो कंपनीज कंज्यूमर मार्केट को टैप करने के लिए टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रही है, डिजिटल प्लेटफॉर्म खड़ा कर रही है, या जो उनकी डायरेक्ट टू कंज्यूमर स्ट्रैटेजी है उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी फास्ट और तेज़ी से ग्रो कर सकती है, क्योंकि उनके हाथ में टेक्नोलॉजी है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो एक कंज्यूमर इंटरनेट क्षेत्र है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, या जो फिनटेक्स है, वो रिलेटिवली अगले 2 साल 5 साल 8 साल में एक 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 बहुत ही मजबूत अपट्रेंड का पोटेंशियल है उनमें। और जो उनकी ग्रोथ रेट्स है वो आई थिंक जो नॉर्मली निफ्टी का या अपने इंडिया के जीडीपी का नॉमिनल ग्रोथ रेट 10 to 12% उसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा उनमें ग्रोथ एज अ बिजनेस आ सकता है। तो नीलेश सर, दो हिस्सों का सवाल है। पहला, पहले एफआईएस को क्या हॉन्ट कर रहा था जो वो लगातार बेच रहे थे, और अब एफआईएस थोड़ा थोड़ा मतलब बेचने की इंटेंसिटी कम हुई है और थोड़ी बहुत खरीदारी भी आई है। सो अब उनको क्या अट्रैक्ट कर रहा है कि वो धीरे धीरे आ रहे हैं? क्या ये जो बहुत महंगा भारतीय बाजार था वो कम महंगा हो गया है या सस्ता हो गया है? इसके 2 या 3 रीजन है। पहली बात तो पिछले कुछ सालों में जो फॉरेन निवेशक हैं उनको काफ़ी अच्छा अप्रिसिएशन मिला है, कई लोगों ने कोविड के पहले इन्वेस्ट किया हुआ है। तो मुकाबले उनके 5 साल 7 साल 10 साल खत्म भी होते हैं, कई जो फॉरेन फंड्स होते हैं उनकी एक लिमिटेड लाइफ भी रहती है। तो पहला वजह तो वो है। दूसरी वजह ये है कि हमारी मार्केट्स काफ़ी अप्रिशिएट, और उनके 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 हिसाब से हमारी मार्केट्स रिलेटिवली ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। तो सेकंड वो भी है। थर्ड, पिछले 1 साल में
चाइना जैसी मार्केट्स उनके लिए और अट्रैक्टिव बन चुकी थी, क्योंकि चाइना उसके पहले 3 या 4 साल काफ़ी दबी हुई थी। वो कंपैरिजन में इंडिया जो है उसमें ऑलरेडी अप ट्रेंड आया था। तो ऑन अ रिलेटिव बेसिस चाइना काफ़ी अट्रैक्टिव था। जो आपने गोल्ड का जो जो एक एग्जांपल दर्शाया कि गोल्ड 50-60% है, चाइना का भी सिमिलर हाल था कि 1 साल पहले चाइना की मार्केट एकदम डाउन थी, तो वो उनके लिए एक रिलेटिव वैल्यू की तरह उभर के आई। चौथा, कि जो दुनिया में जो अभी तेजी हो रही है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर्स, सेमीकंडक्टर चिप्स को लेके हो रही है। आप यूएस की मार्केट देखें, चाइना देखें या ताइवान देखें, हर एक मार्केट में समझो कि एक एनवीडिया इफेक्ट या डीप सीक इफेक्ट आया था। इंडिया में जो हमारी बड़ी कंपनीज है, या ज़्यादातर अगर देखें तो ऐसी कोई प्रोमिनेंट सेमीकंडक्टर या चिप डिज़ाइन कंपनी या एआई कंपनी या डेटा सेंटर कंपनी, ऐसी कोई प्रोमिनेंट कंपनी है नहीं। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए एक ये जो उनकी एक जो ग्लोबल थीम चल रही थी, वो इंडिया में ये थीम मिसिंग थी। और पांचवा जो हेडलाइंस कर रही थी वो थी टैरिफ्स, फी हाइक्स ऑन वीजाज। ये जो हेडलाइंस कर रही थी वो भी एक उनके लिए एक डिस्ट्रैक्शन थी। तो ये सारे फैक्टर्स थे। अब ये थोड़ा शायद ऐसा लग रहा है कि उनका स्टैंड बदल रहा है, क्योंकि पिछले 1 साल में हमारी मार्केट फ्लैट रही है, जबकि अर्निंग्स ग्रोथ आया है। चाहे वो अर्निंग्स ग्रोथ ऑन एन एग्रीगेट बेसिस 8, 10, 12% आया, लेकिन वो ग्रोथ आया है। तो रिलेटिवली 1 साल के मुकाबले हमारी मार्केट्स थोड़ी और ज्यादा रीजनेबल हो गई है, और उन्हें लगता है कि पिछले के आगे के कई सालों के लिए इंडिया एक वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी की जो पोजीशन है, वो पोजीशन बरकरार रही थी। हमें याद रखना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रीसेंट पॉलिसी मीट में भी उनकी जो पॉलिसी जो एक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ है वो 6.5 की 6.8 की है। आईएमएफ ने भी वापस यही किया है 1 या 2 दिन पहले। तो जो एक कॉन्फिडेंस है वो वापस आ रहा है, और वो कॉन्फिडेंस जैसे वापस आएगा, फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो फ्लो है वापस रिज्यूम हो जाएगा। तो नीलेश सर, लास्ट सवाल, क्या आप मानते हो कि इंडिया उस जंक्चर पे खड़ा है जहां पे जो ट्रेडिशनल कंपनीज थी या स्टॉक्स थे उनमें और नई कंपनियां नए स्टॉक्स में अब चूज करना ज़रूरी आ गया है? अब वो ऐसा समय नहीं है कि आप पुरानी कंपनियों में पैसा डालो या पुराने सेक्टर से पैसा डालो, पीएसयू बैंक्स, लार्ज कैप्स, मेगा कैप्स, कॉन्ग्लोमरेट्स, और बैठ जाओ। अब वो सिचुएशन आ गई है कि ये पूरा आपको पी नहीं देखना, आपको पीजी देखना है, और एक बड़ा बदलाव इस तरह से आ रहा है। तो क्या एक्चुअल जंक्चर है? क्योंकि ग्लोबली भी देखो आप, कहाँ टेस्ला, कहाँ बाकी गूगल जैसी कंपनियां जिनमें क्या क्या वैल्यूएशन है, और फिर भी बाजार उनको चला रहा है, नए नए कैप्स दे रहा है। सो ये क्या जंक्चर ग्लोबली चेंज हो रहा है? ग्लोबली तो बहुत मतलब बहुत बड़ी मात्रा में चेंज हुआ है। जितनी भी एनवीडिया या अगर ओपन एआई वगैरह जो कंपनीज है, ये बहुत ही इनोवेटिव कंपनी है, ये डिसरप्टिव कंपनीज हैं। तो ग्लोबल जो मार्केट्स है वहाँ पे तो पिछले 1 डेढ़ साल में यही हुआ है कि जो डिसरप्टर्स है उनका री रेटिंग हुआ है। और यही मार्केट का नियम है। एक कहावत है कि ओल्ड मेक्स वे फॉर द न्यू। या जो है जो जर्नी होती है कोई भी कंपनी की, चैलेंजर्स टू चैंपियन वाली जो जर्नी होती है, वो हमेशा एक काफ़ी रिवॉर्डिंग जर्नी होती है, प्रोवाइडेड आप ये जो रेस है या ये जो दौर है उसमें आप रिलेटिवली अर्ली ऑन है, और आप एक डीप रिसर्च करके जो एक डीप कन्विक्शन अगर बना सके, तो ये जर्नी काफ़ी रिवॉर्डिंग हो सकती है। तो हर एक मार्केट में हमेशा जो रिलेटिवली न्यूअर प्रॉमिसिंग प्लेयर्स हैं उनको लगातार आइडेंटिफाई करते रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत बढ़िया लगा एक लंबे अंतराल के बाद सर आज आपसे बातचीत करके, और बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आपको, आपके परिवार को, आपकी टीम को आने वाले संवत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि सोने चांदी की तेज़ी की तरह आप लोगों के पोर्टफोलियोज़ में एक इजाफा हो, बढ़िया तेज़ी आए, और इस बार आपके पास कहने के लिए हो कि मेरा पोर्टफोलियो गोल्ड सिल्वर से ज़्यादा बेहतर रहा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। धन्यवाद सुमित जी, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। तो इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश को ही समेटेंगे। एक ब्रेक का वक्त है, और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा। नमस्कार।